नमस्कार दोस्तों। जब लद्दाख में आवश्यकता भी है और तेजस लाइट वेट होने के कारण कमाल भी दिखा सकता है, तो तेजस को लद्दाख में क्यों डिप्लॉय नहीं किया जा रहा है? क्या टिकटॉक ऐप को बैन करने से फायदे की जगह नुकसान ज्यादा हो रहा है? अस्त्रा मिसाइल से अमेरिकी नैसेम्स जैसा एयर डिफेंस सिस्टम क्यों नहीं बनाते हैं? जब सुखोई 30 MKI इतना अच्छा है तो मिग 29 क्यों ले रहे हैं? क्या हमारा एंटी सैटेलाइट सिस्टम एक एयर डिफेंस सिस्टम की तरह इस्तेमाल नहीं हो सकता है? ये सारे सवालों के फैक्ट बेस्ड जवाब मैं लाया हूं आपके लिए इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला सवाल प्रदीप शिर्के जी का है, जो पूछ रहे हैं कि लद्दाख में तेजस क्यों नहीं डिप्लॉय हो रहे हैं। प्रदीप जी, यही सवाल काफी सारे लोगों के मन में है। तेजस के डेल्टा विंग डिजाइन के कारण वह बेहद हल्का होने की वजह से लद्दाख के पहाड़ी इलाकों में तेजस हमारे लिए सबसे ज्यादा उपयोगी साबित हो सकता था। छोटा आकार और ऊपर से कंपोजिट मटेरियल से बने विंग्स इसके रडार क्रॉस सेक्शन को बाकी फाइटर जेट से काफी कम बना देते हैं, यानी चाइनीज फाइटर जेट को तेजस को ट्रैक करने में सुखोई 30 MKI के मुकाबले कहीं ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता। लेकिन समस्या यह है कि हमारे पास लड़ाई के लिए तैयार यानी कॉम्बैट रेडी फुल ऑपरेशनल क्लियरेंस वाले तेजस मौजूद ही नहीं है। अभी तो इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस वाले 40 तेजस फाइटर जेट का भी कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ है, और जो लड़ाई के लिए तैयार तेजस यानी कि तेजस 1A वर्जन है, जिसमें BVR मिसाइल्स के अलावा हीट सीकिंग मिसाइल्स भी इंटीग्रेट रहेंगी, ASA रडार भी होगा और एडवांस्ड एवियोनिक्स के साथ साथ पावरफुल जैमर्स भी लगे होंगे। इस तरह के तेजस 1A की टेस्टिंग तो पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी इनका सीरियल प्रोडक्शन शुरू भी नहीं हुआ है। जब यह तेजस 1A हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड बनाना शुरू कर देगा, तब जाकर शुरू के बैच वाले तेजस फाइटर जेट को भी तेजस 1A स्टैंडर्ड के अपग्रेड्स दिए जाएंगे। तब तक तेजस लड़ाई में भाग नहीं ले सकता है। दोस्तों, अगला सवाल सुनील जी पूछते हैं कि चाइनीज ऐप टिकटॉक को बैन करके भारत को क्या फायदा मिला? बेकार में काफी सारे लोग बेरोजगार हो गए। सुनील जी, टिकटॉक जो एक चाइनीज ऐप है, उसको 58 दूसरे चाइनीज ऐप जैसे शेयरिट आदि के साथ बैन करने का जो फैसला किया गया है, उसके पीछे के कारण को समझिए। पहला कारण है सिक्योरिटी इश्यूज। ये चाइनीज ऐप आपके प्रोफाइल, आपकी पिक्स, आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन को, आपके प्रोफेशन, आपकी लोकेशन संबंधी तमाम डेटा को कलेक्ट करके चुपचाप चाइना भेज रहे थे, ताकि उन पर कंप्यूटर बेस्ड लॉगरिथम रन करके चाइनीज गवर्नमेंट व चाइनीज आर्मी वो सारी जानकारियां हासिल कर सके जो उन्हें भारतीय लोगों को ट्रेड, डिफेंस व इंटरनेशनल रिलेशंस में हराने के लिए चाहिए। आपकी जानकारी के बिना और साथ ही बिना परमिशन के ये सारा डेटा चाइना को भेज दिया जाता है। आपको पता ही है कि चाइनीज गवर्नमेंट के लॉ के अनुसार इन ऐप कंपनियों को सारा डेटा चाइनीज इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ शेयर करना जरूरी है, जबकि चाइना खुद दूसरे देशों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, गूगल, व्हाट्सएप, यूट्यूब आदि को अपने देश में बैन करके रखता है, ताकि उनके लोगों का डेटा एकदम सिक्योर रहे। अगर यही काम भारत भी कर रहा है तो इसमें गलत क्या है? भारतीय गवर्नमेंट व्हाट्सएप, फेसबुक आदि के डेटा को भारत में ही बने सर्वर्स में रखने को मजबूर करके लोगों के पर्सनल डेटा के गलत इस्तेमाल को रोक रही है, लेकिन चाइनीज ऐप्स इन रिस्ट्रिक्शंस को नहीं मान रहे थे, इसलिए इन्हें बैन करना पड़ा। दूसरे पॉइंट में बात करते हैं इंडियन IT सेक्टर के फायदे की। चाइना ने फेसबुक, व्हाट्सएप आदि को अपने देश में नहीं चलने दिया, बल्कि उनके चाइनीज वर्जन जैसे वीचैट आदि को बना लिया। इससे चाइना में ऐप डेवलपर्स को ज्यादा कंपटीशन का सामना नहीं करना पड़ा, और इस तरह ढेरों ऐप जैसे कैम स्कैनर, शेयरिट, जूम आदि बनते चले गए और एक पूरी ऐप इंडस्ट्री तैयार हो गई, जो अब पूरी दुनिया में कमाई कर रही है। यही काम भारत ने भी कर दिया है। अब टिकटॉक के इंडियन वर्जन जैसे मित्रों, बोलो इंडिया आदि ऐप तेजी से पॉपुलर हो जाएंगे। साथ ही जूम जैसे ऑनलाइन मीटिंग ऐप की जगह जियो मीट आ गया है।
जो चाइनीज ऐप बैन हुए हैं उसी तरह के इंडियन ऐप कुछ ही दिनों में प्ले स्टोर पर उपलब्ध हो जाएंगे, जो काम तो वैसा ही करेंगे जैसे चाइनीज ऐप करते थे, लेकिन आपका सारा डेटा सेफ रहेगा, वह दुश्मन के इस्तेमाल के लिए नहीं भेजा जाएगा। कुछ ही महीनों में भारतीय ऐप इंडस्ट्री भी इस तरह के चाइनीज ऐप के बैन के कारण पूरी स्पीड में ग्रो करेगी और करोड़ों अरबों रुपए का कारोबार करने लगेगी। तीसरे पॉइंट में बात करते हैं टिकटॉक के द्वारा ब्रेन वॉश करने की। करोड़ों यंगस्टर्स को खासतौर पर यह लगने लग गया था कि एजुकेशन, कैरियर बनाना, एक अच्छी नौकरी करना, इन सब का सब्स्टिट्यूट है टिकटॉक जैसे ऐप जिस पर आसानी से पैसे कमा सकते हो। यानी ब्रेन में यह फीड किया जा रहा था कि सबसे जरूरी एजुकेशन या कैरियर नहीं बल्कि लाइक या फॉलोअर्स हैं। इसी के चलते डिप्रेशन में आकर कई लोगों ने बहुत कम उम्र में ही अपनी जिंदगी तक खत्म कर ली। यानी एक तरह से आप कह सकते हैं कि हमारे देश का टिकटॉक वाला यूथ अब अच्छी नौकरी या पुलिस ऑफिसर, डॉक्टर या टीचर बनने की जगह एक टिकटॉकर बनने की तरफ प्रेरित हो रहा था। क्लास 6th या 7th में पढ़ने वाले छोटे बच्चों को देश के प्रेसिडेंट का नाम तक याद नहीं, लेकिन टिकटॉक के बारे में पता है। यानी भारत की नेक्स्ट जनरेशन देश के लिए उतनी प्रोडक्टिव नहीं रह जाती जितना इसे होना चाहिए। यह बात मैं सभी टिकटॉक यूज करने वाले लोगों के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि जनरली यह ट्रेंड देखा गया था। इसी कारण टिकटॉक को बैन करने की मांग लंबे समय से हो रही थी। यहां सरकार को यह भी ध्यान रखना होगा कि जो टिकटॉक के इंडियन वर्जन जैसे हेलो इंडिया या मित्रों या चिंगारी जैसे ऐप से लोग इंटरटेनमेंट कर सकें, पैसे भी कमा सकें, लेकिन टिकटॉक की तरह वाली डेस्परेशन ना रहे। यानी एक सेंसरशिप भी रहे और लोगों को समय समय पर काउंसलिंग भी मिलती रहे। दोस्तों, मैं जानता हूं कि आप में से काफी लोगों को यह पॉइंट हजम नहीं होगा, लेकिन यह सब मैं कुछ साइकोलॉजिस्ट की राय के आधार पर कह रहा हूं। चकाचौंध के कुछ दिनों के भरोसे पूरी जिंदगी नहीं चलाई जा सकती है। चौथे पॉइंट में बात करते हैं रोजगार की। यह कहा जा रहा है कि टिकटॉक के जाने से काफी लोग बेरोजगार हो गए हैं। लाखों टिकटॉकर्स में से कुछ गिने चुने ही ठीक ठाक कमाई कर पा रहे थे, लेकिन फिर भी इनका रोजगार तो इनसे छिना ही है। देखिए, इस तरह के ऐप आपको कुछ समय तक अर्निंग दे सकते हैं, लेकिन जैसे ही कंपटीशन बढ़ता है वैसे ही अर्निंग कम होती जाती है और फिर टिकटॉक के कॉम्पिटिटर ऐप आ जाने से और कम अर्निंग होती जाती। इसलिए ऐसे प्लेटफॉर्म्स को सिर्फ साइड अर्निंग या सेकंड सोर्स ऑफ अर्निंग तक ही रखना ठीक रहता है। दोस्तों, चाइना हमारे डेटा को हथियार बनाकर हमें कमजोर कर रहा था। हमें लद्दाख में लड़ रहे जांबाज सैनिकों के लिए अपनी तरफ से इस तरह के बैन को सफल बनाना है ताकि चाइना की इकोनॉमी सफर करे, तभी चाइना अपनी हरकतों से बाज आएगा। दोस्तों, अगला सवाल हितेश चंदावानिया जी का है, जो पूछ रहे हैं कि अमित भाई, हम अस्त्रा मिसाइल को सरफेस टू एयर की तरह क्यों नहीं यूज करते हैं जैसे कि नेसेम्स एयर डिफेंस सिस्टम में AIM-120 यूज होती है। दोस्तों, हम अमेरिका से शॉर्ट रेंज यानी कि 25 से 30 किलोमीटर तक की रेंज के लिए नेसेम्स 2 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने वाले थे, जिसमें वही AIM-120 मिसाइल लगी हुई है जो अमेरिकी फाइटर जेट्स में लगी होती है। अमेरिका द्वारा बेहद ऊंची कीमत मांगे जाने के कारण यह कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाया था। अब बात करते हैं भारत की स्वदेशी अस्त्रा BVR मिसाइल की, जिसकी रेंज व काबिलियत AIM-120 जितनी ही है। तो क्या हम अस्त्रा मिसाइल पर बेस्ड नेसेम्स टाइप एयर डिफेंस सिस्टम नहीं बना सकते? बना सकते हैं, बल्कि बना भी लिया है। भारत ने जो क्विक रिस्पॉन्स सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम तैयार किया है, उसमें यही अस्त्रा मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है। अस्त्रा मिसाइल और QRSAM एयर डिफेंस सिस्टम दोनों को ही DRDO, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड व भारत डायनामिक लिमिटेड के साथ मिलकर बना रहे हैं। जहां अस्त्रा मिसाइल को काफी ऊंचाई व काफी स्पीड से उड़ रहे सुखोई 30 MKI से छोड़ा जाता है, जिस कारण इसकी रेंज 110 किलोमीटर तक है। तो वहीं ग्राउंड बेस्ड लॉन्चर से छोड़ने पर अगेंस्ट द ग्रेविटी जाने की वजह से इसकी रेंज अमेरिकी नेसेम्स की तरह 30 किलोमीटर तक है। दोस्तों, अगला सवाल अजया जी का है, जो पूछते हैं, कैन एंटी सैटेलाइट सिस्टम बी यूज्ड एज एयर डिफेंस सिस्टम? प्लीज एक्सप्लेन। क्या हमारा एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम एक एयर डिफेंस सिस्टम बन सकता है? अजया जी, एयर डिफेंस सिस्टम का काम होता है दुश्मन की तरफ से आ रही मिसाइल, फाइटर जेट, ड्रोन या हेलीकॉप्टर को रोकना।
दुश्मन के ये सभी एसेट्स जैसे मिसाइल, फाइटर जेट या ड्रोन्स, ये सभी नेविगेशन के लिए अपने देश के सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करते हैं। मिसाइल को कहां पर जाकर गिरना है, यानी उसके एग्जैक्ट कोऑर्डिनेशन पॉइंट्स तक जाने के लिए सैटेलाइट ही नेविगेट करते हैं। ऐसे में अगर हमारे पास एक अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम हो तो वह एक एक मिसाइल को ट्रैक करके डिस्ट्रॉय करता है। लेकिन अगर हमारे पास एंटी सैटेलाइट सिस्टम हो जिससे हम उनके नेविगेशन वाले सैटेलाइट ही डिस्ट्रॉय कर दें, तो वह दुश्मन की लगभग सारी बैलिस्टिक मिसाइल्स को अपने निशाने तक पहुंचने से रोक सकता है। दुश्मन की नेवी इतने बड़े समुद्र में नेविगेशन के लिए पूरी तरह से सैटेलाइट पर निर्भर होती है। वह भी आगे नहीं बढ़ पाएगी और ना ही अपने जहाजों की सही लोकेशन पता लगा सकेगी और ना ही दूसरे देश के जहाजों की एग्जैक्ट दूरी को ट्रैक कर पाएगी। बड़ी मिसाइल से अटैक तो पूरी तरह से रुक जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि एंटी सैटेलाइट कैपेबिलिटी एयर डिफेंस सिस्टम का वो हिस्सा है जो दुश्मन की आसमानी आंखें यानी कि सैटेलाइट्स को ही बंद करके दुश्मन को एक तरह से अंधेरे में तीर मारने पर मजबूर कर देता है। बिना सैटेलाइट दुश्मन की आर्मी अपने कमांड सेंटर तक से कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगी। दोस्तों, अगला सवाल विजेंद्रा यादव जी का है, जो कहते हैं कि मुझे लगता है कि मिग से अच्छे सुखोई के लड़ाकू विमान होते हैं, आप हमें क्लियर कर दें। इस सवाल को इस तरह से देख लेते हैं कि सुखोई 30 MKI मिग 29 से बेहतर होते हैं। विजेंद्रा जी, ये दोनों फाइटर जेट्स अलग अलग कैटेगरी के हैं और इनके रोल भी अलग हैं। जिस तरह रोड पर चलते हुए व्हीकल्स में कारों की कैटेगरी अलग है और ट्रकों की अलग, उसी तरह से मिग 29 एक मीडियम वेट कैटेगरी का फाइटर जेट है जो 2100 किलोमीटर की रेंज रखता है और अपने 7 हार्ड पॉइंट पर 4000 किलोग्राम तक की मिसाइल्स को ले जा सकता है। इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 18000 किलोग्राम है। यह बेहद फुर्तीला होता है, कम स्पीड पर भी बेहतरीन मैन्यूवर्स कर सकता है। इसकी कीमत लगभग $35 मिलियन प्रति एयरक्राफ्ट है। वहीं सुखोई 30 MKI एक अलग ही कैटेगरी यानी कि हैवी वेट कैटेगरी का फाइटर जेट है, जिसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट मिग 29 के 18000 के मुकाबले 38800 किलोग्राम है। इसकी रेंज 3500 किलोमीटर तक है। रडार की रेंज मिग 29 से 2 गुनी लगभग 300 किलोमीटर तक है। इसमें मिग 29 के 7 हार्ड पॉइंट के मुकाबले 12 हार्ड पॉइंट हैं, जिन पर यह मिग 29 से 2 गुना पेलोड लगभग 8500 किलोग्राम की मिसाइल्स को ले जा सकता है। साथ ही ब्रह्मोस जैसी 3000 किलोग्राम की मिसाइल्स को भी ले जाने की काबिलियत रखता है। सुखोई 30 MKI एक असली एयर सुपीरियरिटी फाइटर जेट है, जिसमें तेज मैन्यूवर्स के लिए कनार्ड विंग्स व 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग जैसी टेक्नोलॉजी भी लगी है। इसी कारण इसकी काबिलियत मिग 29 से बेहद ज्यादा है। इसीलिए इसकी कीमत भी मिग 29 से 2 गुनी यानी कि लगभग $70 मिलियन प्रति फाइटर जेट है। लेकिन बड़े व भारी फाइटर जेट्स की मेंटेनेंस व फ्लाइट कॉस्ट पर आर भी काफी ज्यादा होती है। इसी कारण जो काम मिग 29 आसानी से कर सकता है, उसके लिए सुखोई 30 MKI को नहीं उड़ाया जाता है। दोस्तों, ये थे आपके कुछ सवाल जिनके सटीक जवाब ढूंढने के लिए मैंने काफी रिसर्च की, ऑफिशियल वेबसाइट्स देखी, ब्लॉग्स चेक किए, रिव्यूज को चेक किया और उसके बाद जितना हो सका एकदम सटीक जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। अगर आप इसी तरह के कुछ और सवाल पूछना चाहें तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।